नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करने वाले हैं ज्योग्राफी घटना चक्र की दोस्तों। हालांकि वही सीरीज चल रही है अपनी, ज्योग्राफी का घटना चक्र है। इसको हम थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब ये नेक्स्ट चैप्टर आपका हिमरेखा हिमनद से रिलेटेड। इससे पहले हम बहुत सारे मतलब करीब 3 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। ये चौथा वीडियो है उसी सीरीज में। देखो, बात कर रहे हैं हिमरेखा की। हिम से मतलब होता है स्नो, बर्फ, और हिमनद होते हैं ग्लेशियर्स। आज इसकी पूरी चर्चा करेंगे। और ये क्वेश्चंस जो है ना आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि डायरेक्टली मैचिंग में आ जाएंगे। ग्लेशियर से लेके कुछ ना कुछ पूछ लिया जाएगा, उससे रिलेटेड कोई रिवर पूछ ली जाएगी, और कौन सा ग्लेशियर कितना बड़ा है उस पर चर्चा हो जाएगी, उसका लोकेशन, उसका लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, मतलब सारी चीजों को कहीं ना कहीं ज्योग्राफी में जियोलॉजी के हिसाब से या ज्योग्राफी के हिसाब से पूछ लिया जाता है। तो यही हिमरेखा व हिमनद की बात होगी। इससे पहले हम काफी मतलब जो ऊपर का है अपना, उस पर काम कर चुके हैं। वीडियो 3 पहुंच चुके हैं, प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। चलिए बात करते हैं। हिम का मतलब है बर्फ, स्नो। इसको एक बार स्नो लाइन भी कहते हैं, यानी कि स्नो लाइन भी कहा जाता है हिम को दोस्तों। तो हिम की जो निचली सीमा है उसको कहते हैं स्नो लाइन, यानी कि हिमरेखा। इसी को कहते हैं स्नो लाइन। क्या कहते हैं? स्नो लाइन। अक्षांश यानी कि जो लैटिट्यूड, उच्चावच, हाइट वगैरह, जो वर्षण, प्रेसिपिटेशन, उसकी मात्रा, ढाल तथा ढाल मतलब जो उस तरीके से जो स्टीप्स वगैरह हैं उसके ढाल बने हुए हैं, या स्थानीय स्थलाकृति में भिन्नताओं के कारण हिमालय के अलग अलग हिस्सों में हिम रेखा की स्थिति यानी कि स्नो लाइन की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। बात यह है कि जो अक्षांश है, उच्चावच है, वर्षण की मात्रा यानी कि प्रेसिपिटेशन है, ढाल है, या उसकी जो लोकल स्थलाकृतियां हैं, उसके कारण जो स्नो लाइन है, हिमालय की स्नो लाइन में अलग अलग आपको देखने को मिलती है, डिफरेंस मिलने को मिल जाएगा, अलग अलग हिमरेखा देखने को मिल जाएगी। परंतु औसत हिमरेखा की ऊंचाई की बात करें, यानी कि एवरेज स्नो लाइन की ऊंचाई महान हिमालय के उत्तरी भाग में, यानी कि जो ग्रेट हिमालय सीरीज है, जैसे मैंने बताया कि पहले ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय, उसके बाद है लघु हिमालय, यानी कि उसके बाद है शिवालिक, और ये मिलेगी फिर ये 4 लाइनें, यानी कि ट्रांस से लेके ग्रेट, फिर उसका लघु या मिडिल हिमालय, उसके बाद शिवालिक है, इस तरीके से। तो ये जो औसत हिमरेखा की ऊंचाई महान हिमालय के उत्तर में, यानी कि ग्रेट हिमालय के नॉर्थ भाग में देखने को मिलेगी। कहां पर? नॉर्थ भाग में ये देखने को मिल जाएगी दोस्तों। आप नॉर्थ भाग में देख सकते हो। उत्तरी भाग में करीब 5500 से लेकर 5500 से लेकर 6000 मीटर, कितना? 5500 से लेकर 6000 मीटर। और महान हिमालय के दक्षिण में, वही महान हिमालय के दक्षिण में बात करोगे साउथ में, तो ये 4500 मीटर से 6000 मीटर पर पाई जाती है। मगर अगर हम बात कर लें तो इसके दक्षिण में अगर ये यहाँ पाई जाएगी, जैसे मान लो ये महान हिमालय है, इसके दक्षिण में ये 4500 से लेकर कितनी है? 6000 मीटर तक। और उत्तर में, नॉर्थ में कितनी है? यह उत्तर में 5500 से लेकर 6000 मीटर तक औसत हिमरेखा, एवरेज स्नो लाइन की ऊंचाई पाई जाएगी दोस्तों। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, आ जाता है कि कहां पर कितनी हिमरेखा की ऊंचाई है, किस तरीके से, कौन कौन सी कारण है, जो ये सारी सीरीज क्या है उससे इंपैक्ट डालती है। गॉट माय पॉइंट? चलिए आगे बात करते हैं। तो बात करें इसी प्रकार पश्चिम हिमालय में, देखो हिमालय पश्चिम है, इस तरीके से देख लो आप। ये ईस्ट हो गया आपका, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये पश्चिम की बात हो रही है। तो पश्चिमी हिमालय में औसत हिमरेखा, इनकी जो एवरेज स्नो लाइन है दोस्तों, उसकी जो है 5800 मीटर ऊंचाई है, 5800 मीटर। तथा पूर्वी हिमालय में, ये इंपोर्टेंट है, पूर्वी हिमालय में, इस वाले इलाके में, पूर्वी हिमालय में 43 मीटर यानी कि 4300 मीटर पर पाई जाती है। बात करें काराकोरम की। काराकोरम दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख यानी कि यूनियन टेरिटरी लद्दाख में पड़ती है। कौन सी? काराकोरम रेंज। ये ट्रांस हिमालय से लेकर नीचे तक आती है, और लद्दाख तक कौन कौन सी काराकोरम है? लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है, फिर धौलाधर है। इस तरीके से कई बार नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ लगाने को भी पूछा जाता है, याद रखा जाएगा हमेशा। तो ये याद रखें दोस्तों। तो काराकोरम रेंज केंद्र शासित यानी कि यूनियन टेरिटरी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के मध्य हिमालय का लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हिमनदों यानी कि ग्लेशियर बर्फीले क्षेत्रों से ढका हुआ है। हिमनद से मतलब ग्लेशियर से, तो बर्फीले क्षेत्रों से ढका हुआ है। कहां से? काराकोरम से, यानी कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। इस तरीके से यहाँ से पूरी रेंज, ये जो मैप बना हुआ है, यहाँ से पूरी रेंज दोस्तों किससे?
हिमनद बर्फ, जो बर्फीले ग्लेशियर्स हैं वो 40,000 वर्ग किलोमीटर एरिया को कवर किए हुए। गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आगे बात करेंगे क्या है। हिमालय के प्रमुख हिमनदों की बात करें, जो ग्लेशियर्स हैं वो महान हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय और परा हिमालय। परा हिमालय से मतलब है ट्रांस हिमालय के पर्वतों में, मैंने जैसे की बात की थी, यहाँ पहले ट्रांस हिमालय है, फिर ग्रेट हिमालय है, फिर उसके बाद लघु हिमालय, फिर ये शिवालिक आता है। ये 4 हिमालय हैं दोस्तों। इसमें ग्रांड ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये सारी श्रेणियां पाई जाती हैं। तो हिमालय के प्रमुख हिमनद ग्लेशियर्स महान हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय और परा हिमालय ट्रांस हिमालय के पर्वतों में विद्यमान है। काराकोरम रेंज या काराकोरम लद्दाख और जास्कर श्रेणियों में हिमनद पाए जाते हैं। मैंने बात की काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों में ये ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। वहीं लघु हिमालय दोस्तों, उसके हिमानी छोटे होते हैं। जो लघु हिमालय है मतलब ट्रांस के बाद आ गया कौन सा, ग्रेट हिमालय, उसके नीचे आ गया लघु हिमालय, मिडिल हिमालय। इस लघु हिमालय में या मिडिल हिमालय में उसके ग्लेशियर्स छोटे होते हैं, जबकि पीर पंजाल, धौलाधर श्रेणियों में बड़े हिमनदों के अवशेष मिले हैं। कहां पर, जो पीर पंजाल श्रेणी है वो भी लघु हिमालय और मध्य हिमालय के आसपास पाई जाती हैं। तो जो पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणियां हैं उनमें भी बड़े बड़े हिमनदों के अवशेष मिलते हैं दोस्तों। पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद सोना पानी है, याद रखना। तो सोना पानी जो ग्लेशियर्स है वो कहां पर पड़ता है, वो पीर पंजाल श्रेणी में पड़ता है, जो लाहौल और स्पीति प्रदेश के चंद्रा घाटी में स्थित है। ये कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। लाहौल और स्पीति हिमाचल प्रदेश में, वहां चंद्रा घाटी हिमाचल प्रदेश में ही सिचुएटेड है। और उसी में सोना पानी जो सबसे बड़ा हिमनद है, कहां पर, पीर पंजाल रेंज में। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, उसके नीचे पीर पंजाल रेंज ही आती है। गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट बात करेंगे, काराकोरम और महान हिमालय में बड़े आकार के हिमनद विद्यमान है। समझ रहे हैं, काराकोरम जो ट्रांस हिमालय का पार्ट है, कलर चेंज करता हूं थोड़ा सा, तो काराकोरम जो है ट्रांस हिमालय का पार्ट है, वहां पर दोस्तों महान हिमालय भी है, उसके नीचे में बड़े आकारों के हिमनद विद्यमान है। कौन कौन से हिमनद है, कौन कौन से हिमनद से मतलब यहाँ ग्लेशियर से है। हिम मतलब बर्फ, नद मतलब एक तरीके से बर्फ की नदी, मतलब ऐसा ही। तो कौन कौन से हैं, ये है सियाचिन, सियाचिन है सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन दोस्तों। सियाचिन की जो लंबाई है वो 76.64 किलोमीटर यानी कि 76.6 किलोमीटर सियाचिन है दोस्तों। फिर है हिस्पार 61 किलोमीटर, ब्याफो है 60 किलोमीटर, बाल्टोरो है 58 किलोमीटर, ससाइनी है 17.8585 किलोमीटर। ये सारे हिमनद प्रमुख हैं और ये काराकोरम और ग्रेट हिमालय के बीच में पाए जाते हैं। गॉट माय पॉइंट। वहीं चौराबाड़ी ग्लेशियर दोस्तों, चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, याद रखना, यहां से फिर एक बार में बनाना पड़ेगा, यहाँ आ जाओ ऐसे ऐसे करके आ जाओ। तो जो चौराबाड़ी ग्लेशियर है वो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, मतलब केदारनाथ मंदिर इधर है तो उसके उत्तर में चौराबाड़ी ग्लेशियर पड़ता है। तो आप केदारनाथ मंदिर से ये लोकेट कर सकते हैं कि चौराबाड़ी ग्लेशियर रुद्रप्रयाग में है और कहा, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। इस ग्लेशियर के दक्षिणी ढलान की दूरी मंदिर से 4 किलोमीटर उत्तर है। ग्लेशियर के पिघलने के कारण ही गांधी सरोवर झील का निर्माण हुआ। तो अब ये क्वेश्चन आ जाए कि भाई गांधी सरोवर झील का निर्माण किस ग्लेशियर के पिघलने के कारण हुआ, तो ये अपना चौराबाड़ी ग्लेशियर जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में सिचुएटेड है और केदारनाथ मंदिर के उत्तर में इसकी लोकेशन है या इसकी अवस्थिति है। समझ रहे हैं। अब बात करें मिलाम हिमनद की। मिलाम हिमनद दोस्तों उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित मुख्य हिमनद है। इसी हिमनद से या इसी ग्लेशियर से शारदा काली नदी या काली नदी उसका सोर्स है या उद्गम होता है। किसका, शारदा नदी या काली गंगा का। शारदा नदी को काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गॉट माय पॉइंट। अब बात करते हैं कुछ नोट्स ही। ग्लेशियर है सियाचिन बड़ा या ससाइनी, ये बात क्वेश्चन आता है यूपीएससी की, सॉरी यूपीपीसीएस की जो आयोग है उसके अनुसार देखा गया। तो देखो कुछ सोर्स हैं, रामचंद्र तिवारी की बुक वगैरह है, इसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अनुसार ससाइनी बड़ा माना गया है। वहीं सविन सिंह की बुक है उसके हिसाब से ज्योग्राफी ऑफ इंडिया वर्सेस चौहान जी ने, अलका गौतम, ये सोर्स है। तो ग्लेशियर सियाचिन बड़ा है ससाइनी, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अनुसार ससाइनी ग्लेशियर को बड़ा माना गया है, इसलिए ये बात याद रखी जाए। ये सोर्स है, ये क्या है जहां से बुक्स में बताया गया कि भाई ये ग्लेशियर बड़ा है। बट ऊपर ससाइनी की जो लंबाई है वो
8.5 किलोमीटर दे रखी है। बाकी जो सियाचिन है वो 76.64 किलोमीटर लंबा है। समझ रहे हैं? चलिए बात करते हैं अब वहीं ये इनकी लंबाई और क्षेत्रफल के लिए वास्तविक सर्वेक्षण किया गया। तो वर्ल्ड ग्लेशियर इन्वेंट्री और ये रिकॉर्ड्स ऑफ द जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को बताया गया। इसमें सियाचिन की लंबाई 45 मील मानी गई और ससाइनी की लंबाई 11 मील। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये बात बताई है। इसके अनुसार ध्रुवों यानी कि जो पोल का है, पोल के अतिरिक्त सबसे बड़ा ग्लेशियर फेर्डचेनको ग्लेशियर है। याद रखना ये आया हुआ है। यानी कि ध्रुव यानी कि पोल्स को छोड़ दिया है, नॉर्थ और साउथ पोल्स को, तो सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? फेर्डचेनको ग्लेशियर है। जो पामीर क्षेत्र में, जो पामीर की गांठ है, ट्रांस हिमालय में पड़ता है, करीब ट्रांस हिमालय के उत्तर में पामीर क्षेत्र में स्थित है। जबकि सियाचिन दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इंटरनेट पर उपलब्ध लगभग सभी सोर्स के अनुसार ध्रुवों यानी कि पोल्स के अतिरिक्त सबसे बड़ा ग्लेशियर फेर्डचेनको है तथा दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। इस क्रम में ससाइनी का स्थान पीछे हुआ। तो ससाइनी दोस्तों 11 मील है, वैसे भी 17 पॉइंट कुछ है। तो ससाइनी जो है अगर देखा जाए तो सियाचिन से छोटा ग्लेशियर है। गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट बात करते हैं। आप ऊपर आ जाओ। देखो कुछ प्रमुख हिमनद हैं या ग्लेशियर्स, ये इसमें यहाँ दे रखा है, इसकी बात कर लेते हैं। देखो और वर्ल्ड ग्लेशियर इन्वेंट्री के अनुसार सियाचिन की जो लंबाई है वो 76.64 किलोमीटर और उसका जो क्षेत्रफल है, ये एरिया की बात करें, एरिया जो है क्षेत्रफल 1056.42 वर्ग किलोमीटर है। वहीं ससाइनी की बात करें, इसकी लंबाई है 17.85 किलोमीटर और इसका क्षेत्रफल है 33.51 वर्ग किलोमीटर। WGI की माने यानी कि वर्ल्ड ग्लेशियर इन्वेंट्री की माने तो जम्मू एवं गंगोत्री भी ससाइनी से बड़े ग्लेशियर हैं। समझ रहे आप? तो जम्मू और गंगोत्री भी, इसलिए ये सियाचिन एक विशाल ग्लेशियर माना गया है। बहुत सारे सर्वेक्षण और सोर्स से पता चला है। अब यहाँ पे एक बार इनकी लोकेशन बड़ा कर देता हूँ मैं, देख लो भाई प्लीज। भारत के प्रमुख हिमनद हैं, भारत के मोस्ट इंपोर्टेंट ग्लेशियर्स। देखो अब इनकी स्थिति एक बार जरूर रख लो, क्योंकि आप इस तरीके से देखो, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ। अब ये द्रांग द्रुंग हिमानी जो है कहां पर है? ये द्रांग द्रुंग हिमानी पड़ता है आपका अपना, कहां पर? ये इधर पड़ेगा इस वाले इलाके में। अगर आप ईस्ट से वेस्ट जाएंगे, ऐसे जाएंगे तो ये ईस्ट में। उसके बाद पड़ेगा सियाचिन ग्लेशियर। उसके बाद आपका अपना ये कौन सा है? बाल्टोरो ग्लेशियर आ गया। उसके बाद हेस्पार ग्लेशियर आ गया और उसके बाद ब्याफो ग्लेशियर। तो ये ब्याफो ग्लेशियर सबसे वेस्ट में आ गया इस वाली लोकेशन पे। वहीं इधर आ जाओ, उत्तराखंड के कुछ ग्लेशियर हैं, कलर चेंज करते हैं, ये उत्तराखंड के कुछ ग्लेशियर्स हैं। तो इधर अगर हम बात करें तो ये पिंडारी ग्लेशियर पड़ेगा सबसे पहले। फिर उसके बाद अगर देखें तो कफनी ग्लेशियर, उसके बाद मिलाम ग्लेशियर, ये उत्तराखंड के ग्लेशियर है, याद रखना। ठीक है, कफनी हो गया, पिंडारी, मिलाम, और उसके बाद ये पड़ेगा सतोपंत ग्लेशियर। उसके बाद ये है गंगोत्री वाला ग्लेशियर और ये यमुनोत्री ग्लेशियर। तो ये सारे ग्लेशियर मोस्ट ऑफ दैट उत्तराखंड में सिचुएटेड है। ये जम्मू ग्लेशियर की बात करें तो जम्मू ग्लेशियर इज सिक्किम में सिचुएटेड। तो जम्मू ग्लेशियर कहां पर है? सिक्किम में सिचुएटेड है। इसकी अवस्थिति सिक्किम में देखने को मिलती है। देखो साउथ में कोई भी बहुत ज्यादा ग्लेशियर्स नहीं है, सारे ग्लेशियर्स ज्यादातर मोस्टली कहां पर है? हिमालय वाले इलाके में। समझ गए आप? इनकी स्थिति देखना चाहो तो देख लो, एक बार नॉर्थ से साउथ भी देख सकते हो। जैसे ऊपर सियाचिन है, फिर बाल्टोरो है, फिर इस तरीके से ब्यापो है, फिर इस तरीके से हिस्पार, फिर सियाचिन, फिर नीचे सबसे साउथ में पड़ेगा द्रांग द्रुंग। गॉट माय पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे भारत के प्रमुख हिमनदों की दोस्तों। ठीक है, क्या है इसकी बात करते हैं। चलिए, हिमानी के नाम यानी कि जो ग्लेशियर्स हैं उनके नाम है और इसकी स्थिति है और लंबाई के हिसाब से। यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज इनको मिस मत कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करिएगा और इनको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लो। देखो जो सियाचिन ग्लेशियर है दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर ये काराकोरम रेंज में बात करें तो ये ट्रांस हिमालय या परा हिमालय में पड़ता है। क्योंकि ट्रांस हिमालय में 3 रेंज है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, और नीचे पीर पंजाल भी आ जाती है। लेकिन ये 3 रेंज काराकोरम में, सॉरी, ट्रांस हिमालय की पार्ट में पड़ती है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो सियाचिन जो है काराकोरम में है, जिसकी लंबाई है 76.64 किलोमीटर। करीब बात करें तो कितनी है? 76.64 किलोमीटर। ब्याफो की बात करें तो ब्याफो ग्लेशियर काराकोरम में, ये भी, इसकी कहाँ है लंबाई? 60 किलोमीटर। हिस्पार की बात करें तो हिस्पार काराकोरम रेंज में है, इसकी लंबाई 61 किलोमीटर है। याद रखना इसकी लंबाई के हिसाब से, मोस्टली क्वेश्चन लंबाई के हिसाब से पूछा जाता है। गॉट माय पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है?
बाल्टोरो की बात करें, ये भी काराकोरम रेंज में है, 58 किलोमीटर यानी कि 58। चोगोलुंगमा ये काराकोरम में है, ये 50 किलोमीटर। खोर्दोजीन याद रखना, खोर्दोजीन ये काराकोरम में है, ट्रांस हिमालय में पड़ता है। ये खोर्दोजीन ये भी 41 किलोमीटर लंबा है। रीमो ग्लेशियर ये जम्मू कश्मीर यानी कश्मीर में है, 40 किलोमीटर। पुनमा भी कश्मीर में पड़ता है, कितना 27 किलोमीटर। गंगोत्री उत्तराखंड में मैंने अभी बताया दिखाया 26 किलोमीटर है। तो पुनमा से छोटा है कौन सा, गंगोत्री। जम्मू सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर है, 25 किलोमीटर। ससाइनी काराकोरम में है, ससाइनी भी 17.85 किलोमीटर। रूपल कश्मीर में है, 16 किलोमीटर। और दियामीर ये भी कश्मीर में है, 11 किलोमीटर। यहाँ से क्वेश्चन आता है, सो प्लीज मिस मत करना, सारे ग्लेशियर्स देख लो किस रेंज में है और इनकी स्थिति कहाँ पर है। तो ये काराकोरम में तो है, तो इसके हिसाब से ऐसा है काराकोरम रेंज में है। तो ट्रांस हिमालय में सारे मोस्ट ऑफ दैट ग्लेशियर जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं वो काराकोरम रेंज में ही है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए सबसे रिक्वेस्ट यही है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पे, जहां से आपको बहुत कुछ क्वेश्चन आंसर देखने को मिल जाते हैं एग्जाम्स में। चलिए, हिमालय में हिमरेखा यानी कि जो स्नो लाइन उसके निम्न के बीच होता है, कौन कौन के बीच? हिमालय में हिमरेखा निम्न में से उनके बीच में होती है, कौन कौन सी? 4300 से लेकर 6000 मीटर पूर्व में, यानी कि 4300 से 6000 मीटर पूर्व में ये स्नो लाइन पाई जाती है। वहीं बात करें हिमरेखा की औसत ऊंचाई की, ये महान हिमालय के उत्तरी भाग में दोस्तों, ऊपर हमने इसको एक्सप्लेन किया, 5500 से लेकर 6000 मीटर है। और महान हिमालय के दक्षिण में ये 4500 से 6000 मीटर पर पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय जो है उसकी औसत हिमरेखा 5800 मीटर पर तथा पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर पर पाई जाती है, यानी कि पूर्वी हिमालय में सबसे कम पाई जाती है। सियाचिन हिमनद कहाँ अवस्थित है? सियाचिन हिमनद दोस्तों नुब्रा घाटी के उत्तर में, ऐसे याद रखो। तो नुब्रा घाटी यहाँ है, तो उसके उत्तर में नॉर्थ में सियाचिन ग्लेशियर पाया जाता है। सियाचिन ग्लेशियर हिमनद जो है वो अक्साई चिन जो है, जो चाइना का इलाका है उसके पश्चिम में, गिलगित के पूर्व में, समझ रहे आप, ऐसे याद रखो। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है? अक्साई चीन के पश्चिम में, सॉरी पश्चिम इधर है, पश्चिम में। और गिलगित के पूर्व में, ये गिलगित है उसके पूर्व में, लेह के उत्तर में तथा नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है, लेह के उत्तर में भी पाया जाता है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में, कहां पर? लद्दाख में सिचुएटेड है कौन? सियाचिन ग्लेशियर। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? दिस इज सियाचिन, जिसकी लंबाई 76.6 किलोमीटर है, 64 के आसपास। सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है? गंगोत्री। इन सब में कंचनजंगा, रुंडन और केदारनाथ में से गंगोत्री सबसे बड़ा ग्लेशियर है। नए नाम सुनकर आप कंफ्यूज नहीं होना है, आप इनको सबसे पहले तो मल्टीपल टाइम रिवीजन करना शुरू कीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी मच बेटर हो जाए। ठीक है गाइस, सबसे रिक्वेस्ट है लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करते रहिएगा। तो सबसे बड़ा हिमनद, लौटते हैं वापस, कौन है? गंगोत्री सबसे बड़ा हिमनद है। नेक्स्ट बात करेंगे, ठीक है। तो गंगोत्री हिमनद दोस्तों 26 किलोमीटर है, याद रखना। और वहीं रुंडन हिमनद की बात करें 19 किलोमीटर है। कंचनजंगा की बात करें तो ये कंचनजंगा जो ग्लेशियर है वो 16 किलोमीटर है। और केदारनाथ हिमनद 14 किलोमीटर। याद रखना, क्रोनोलॉजी में आने को आ सकता है, क्योंकि कई बार अब क्रोनोलॉजी बड़े उच्च लेवल पर पूछी जा रही है। चलिए बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम सबसे बड़ा हिमनद है? दिस इज सियाचिन। अभी बात हुई थी 76.64 किलोमीटर है। गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सियाचिन में सबसे बड़ा है, ससाइनी से बड़ा है, गंगोत्री और जम्मू बड़े हैं। जम्मू करीब 40 के आसपास है और गंगोत्री 26 और ससाइनी 17 किलोमीटर के आसपास लंबाई में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे आप। चलिए, तो WGI के अनुसार वर्ल्ड ग्लेशियर जो रिपोर्ट है इसके हिसाब से देखें तो हिमनद है यहाँ पर, उनकी स्थान है, उनकी लंबाई। ससाइनी दोस्तों काराकोरम में है और 17.85 किलोमीटर। गंगोत्री उत्तराखंड में है 26 किलोमीटर। जम्मू सिक्किम या नेपाल में, जम्मू मैंने गलत बताया शायद, लेकिन ये जम्मू गंगोत्री से छोटा है 25 किलोमीटर। सियाचिन सबसे बड़ा है काराकोरम में, 76.64 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जम्मू के लिए सॉरी गाइस, थोड़ा गलत बता देता हूँ। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में देख सकते हो आप, ये सारी चीजें हैं, देख सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है? फेल्डचेनको ग्लेशियर, जो कि पामीर की गांठ के आसपास पामीर क्षेत्र में पड़ता है। अतः सबसे स्पष्ट है कि सियाचिन ग्लेशियर से सबसे बड़ा होगा सियाचिन। विकल्प में सबसे बड़ा सियाचिन है, लेकिन
अगर वैसे देखा जाए विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है फेर्डचेनको ग्लेशियर। गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं चौराबाड़ी ग्लेशियर। चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है, चौराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, मैंने ऊपर बताया हुआ है, वहां पर स्थित है। रुद्रप्रयाग जिले में, उत्तराखंड में केदारनाथ के जो मंदिर है भगवान शंकर का, भोलेनाथ का, महानाथ का, महाकाल का, उसके उत्तर में है। हिमालय के हिमनदों की पिघलने की गति क्या है? ये हिमालय की जो हिमनद है उनकी पिघलने की गति दोस्तों सबसे अधिक है। इसके पीछे रीजन है, इंपोर्टेंट है। हिमालय के जो हिमनद या ग्लेशियर्स हैं उसके पिघलने की गति सर्वाधिक है, क्योंकि गंगा नदी के उद्गम स्थल पर जो स्थित है गंगोत्री ग्लेशियर वो तेजी से पिघल रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप इसका विस्तार कम होकर पिछले 50 वर्षों की तुलना में लगभग आधा हो गया है। मतलब अगर आप देखें लास्ट 50 ईयर्स में वो करीब 1/2 यानी कि 50% रह गया, यानी आधा हो गया है। कौन सा? गंगोत्री ग्लेशियर। गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं क्या है, निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? ये मिलाम। मिलाम हिमनद जो है उत्तराखंड में पाया जाता है। वहीं इस पार कहां पर है? काराकोरम में, जम्मू कश्मीर के आसपास या लद्दाख वाले इलाके में। जम्मू, ये जम्मू भी सिक्किम नेपाल के बॉर्डर पर है। रूपल कहां पर है? रूपल भी दोस्तों ऊपर बात हुई थी, ये भी कश्मीर वाले इलाके में पाया जाता है। गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट बात करेंगे क्या है, मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है। मुख्य हिमनद है, इसी हिमनद से शारदा नदी या काली नदी का उद्गम होता है। ठीक है, अब कुछ युग्म है, कुछ भी इस पर विचार करना है। ठीक है, जैसे बंदरपूछ से यमुना नदी निकलती है, यानी कि कह रहे हैं कि बंदरपूछ जो ग्लेशियर है वहां से यमुना नदी का उद्गम सोर्स है। ये बात सही है, ये पूछ रहे हैं कि ये मैच सही है या नहीं है। गॉट माय पॉइंट। चलिए दूसरा, बारासिगरी। बारासिगरी से चिनाब नदी निकलती है, मिलाम से मंदाकिनी निकलती है, सियाचिन से नुब्रा निकलती है और जम्मू से मानस निकलती है। ये कह रहे हैं कौन सा सही सुमेलित है? ये सारी नदियां हैं और ये उनके ग्लेशियर्स हैं, तो ये पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा सही है दोस्तों। चलिए देखो, बंदरपूछ से यमुना निकलती है, सही है। बारासिगरी से चिनाब भी निकलती है, लेकिन मिलाम से मंदाकिनी नहीं निकलती है। ठीक है, तीसरा गलत हो गया तो एलिमिनेट कर दो। अब जम्मू से मानस नहीं निकलती है, ये भी एलिमिनेट हो गया। और सियाचिन से नुब्रा निकलती है, ये सही हो गया। यानी 1 2 4 इज योर आंसर, 1 2 4 योर आंसर गाइस। ठीक है, आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। बंदरपूछ से यमुना निकलती है, बंदरपूछ से यमुना, बारासिगरी से चिनाब नदी और मिलाम से गौरी गंगा। मिलाम से क्या है? गौरी गंगा नदी निकलती है मिलाम हिमनद से। सियाचिन से नुब्रा निकलती है और जम्मू से तीसरा निकलती है। ये क्वेश्चन देखो IAS 19 में आया हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे किसी भी स्टेट PCS के एग्जाम में। आजकल के जो डेज चल रहे हैं, जिस तरह का कंपटीशन है, याद रखना। तो बंदरपूछ से यमुना नदी निकलती है, बारासिगरी से चिनाब और मिलाम से गौरी गंगा और सियाचिन से नुब्रा नदी और जम्मू से तीस्ता नदी निकलती है। गॉट माय पॉइंट। ये सारी हिमनद और उसकी नदियां हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, चलिए विकल्प ए उत्तर हो गया। बंदरपूछ एवं हिमालय जो मिलाम हिमनद है वो उत्तराखंड में है। बारासिगरी हिमनद कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में, ऐसा भी पूछा जा सकता है। सियाचिन हिमनद जो है, सियाचिन हिमनद यानी कि कहां पर है? काराकोरम में और जम्मू कश्मीर में। तथा जम्मू हिमनद सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर है। वहीं मंदार नदी जो मंदाकिनी नदी का सोर्स सुमेरु हिमनद से, याद रखना मंदाकिनी जो नदी है उसका सोर्स जो है सुमेरु, सुमेरु ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी का सोर्स है सुमेरु हिमनद से। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर छत्तीसगढ़ PCS में आया क्वेश्चन है, क्या है? उनकी लंबाई के घटते क्रम में डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। सबसे बड़ा दोस्तों अभी बात हुई थी इस पर है, फिर ब्याप हुआ ऐसे करके, द्रांग दुंग सोनापानी बारासिगरी, ऐसा है। देखो हिमनद की लंबाई के घटते क्रम में हम बता रहे हैं, तो सबसे बड़ा है इस पर, फिर है ब्यापो, फिर है द्रांग द्रुंग, फिर है सोनापानी, फिर है बारासिगरी। ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ PCS में आया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इस पर के बाद है ब्यापो, फिर द्रांग दुंग, सोनापानी, बारासिगरी। सबसे छोटा है बारासिगरी, उससे बड़ा है सोनापानी, उससे बड़ा है द्रांग द्रुंग, उससे बड़ा है ब्यापो, उससे बड़ा है कौन सा? हिस्पर। ये मोस्ट ऑफ दैट सारे कहां पर है? काराकोरम रेंज में पाए जाते हैं ये सारे ग्लेशियर्स। ठीक है, लंबाई के घटते क्रम में। इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंटली याद रखना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हमेशा पूछा जा सकता है और ऐसे ग्लेशियर्स के बारे में डिटेल्स कर सकते हैं। व्हाट माय पॉइंट। चलिए आगे बात करते हैं। मैं आपको एक बार मैप में दिखा देता हूं भारत के पठारों की स्थिति। देखो मैप में दिखाता हूं, फिर उसके बाद में आपको थ्योरी बताऊंगा दोस्तों। मैंने बोला था कि मैप्स के थ्रू बताने वाला हूं। तो देखो सबसे उत्तर में, नॉर्थ में पाया जाता है लद्दाख पठार। लद्दाख पठार जो है ट्रांस हिमालय रेंज में पाया जाता है
और लद्दाख पठार काफी बड़ा पठार है और ये कोल्ड प्लेट्यू है। कौन सा? ये ठंडा पठार है, कोल्ड प्लेट्यू है। इसमें आ जाओ, ये मेघालय पठार है और ये मेघालय पठार जो है ये किसका? ये इसी दक्कन पठार का या फिर ये जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है इसी का हिस्सा है, जहां ये जो फॉल्ट है मालदा फॉल्ट उसके द्वारा अलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये मालदा फॉल्ट के लिए क्या है? मालदा फॉल्ट क्यों है? मालदा फॉल्ट से अलग हो गया ये मेघालय पठार, किससे? इस वाली प्लेट्यू प्रायद्वीपीय पठार से। ठीक है, ये हो गया कौन सा? मेघालय पठार। अब बात करते हैं, ये है छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार दोस्तों कहाँ पर है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वगैरह में फैला हुआ है। ये मालवा का पठार, ये महाराष्ट्र का पठार। महाराष्ट्र का पठार प्रायद्वीपीय पठार के अंदर आता है। ये काठियावाड़ गुजरात में पड़ता है, वो पठार है। ये तेलंगाना का पठार हो गया। ठीक है, और ये दंडकारण्य हो गया, ये तेलंगाना के पठार में। दक्कन का पठार हो गया, ये कर्नाटक पठार हो गया। तो ये सारे प्लेट्यू आप देख सकते हो, जो आप देख सकते हो लोकेशन वाइज दोस्तों। ठीक है, इनकी स्थिति ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ से साउथ भी देख सकते हो। गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट बात करेंगे आगे क्या है। अब बात करते हैं पठार की दोस्तों। ठीक है, इसका थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं। अभी मैप्स में आपको समझाया था। देखो, प्रायद्वीपीय भारत की जो प्रायद्वीपीय भारत है वो मेज की जैसा टेबल की आकृति जैसा आप देख सकते हो, मैंने बताया था। प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति लगभग सबसे प्रायद्वीपीय भारत सबसे पुराना है, सबसे ज्यादा ओल्ड है। अगर पूछा जाए तो प्रायद्वीपीय भारत सबसे पहले बना हुआ हिस्सा है। तो प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई दोस्तों। कब? 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। वहीं कार्बोनिफेरस युग के पहले यह गोंडवाना लैंड का एक भाग था और कार्बोनिफेरस युग के दौरान, समझ रहे आप, तो कार्बोनिफेरस युग के पहले यह किसका? प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का भाग था। और कार्बोनिफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन नदी और महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। तो कोयले का निर्माण कब हुआ? कार्बोनिफेरस युग में हुआ, दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी बेसिन से। जबकि क्रेटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार यानी कि वल्केनिक जो इरप्शन हुआ, वल्केनिक इरप्शन से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था। समझ रहे आप? कब? क्रेटेशियस युग की बात कर रहा हूं मैं। क्रेटेशियस युग में उसके दौरान सबसे ज्यादा क्या हुआ? वल्केनिक इरप्शन हुए, ज्वालामुखी उद्गार हुए, उस समय दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा और शैलों का निर्माण हुआ था। इसी काल में, क्रेटेशियस काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट से निर्मित लावा और शैलों का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रेटेशियस काल के अंतिम चरण में प्रारंभ हुआ। कौन सा? दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रेटेशियस काल के अंतिम चरण में प्रारंभ हुआ माना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार में दोस्तों चौड़ी, छिछली घाटियां व गोलाकार आकृतियां पाई जाती है। तो प्रायद्वीपीय पठार में क्या क्या है? चौड़ी, छिछली व कैसी? देखो, चौड़ी है, छिछली घाटियां व गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं। कौन कौन से? दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। यानी कि मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार इस पठार के दो मुख्य भाग हैं। वहीं नर्मदा नदी के उत्तर में, जैसे यहाँ नर्मदा नदी बह रही है दोस्तों, इसके उत्तर में कौन सा है? उसमें स्थित है मालवा का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा का पठार जो है अधिकतर भागों को मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। तो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा के पठार के अधिकतर भागों को मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। और मध्य उच्च भूमि क्या है? क्या है? मध्य उच्च भूमि पश्चिम में, कहां पर? पश्चिम वाले इलाके में, इधर पश्चिम में चौड़ी परंतु पूर्व में यहां पर संकीर्ण है। जो मध्य उच्च भूमि है पश्चिम वाले इलाके में चौड़ी है परंतु पूर्व ईस्ट में वो संकीर्ण मानी जाती है। मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार का स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। वहीं दामोदर नदी द्वारा दोस्तों अपवाहित छोटा नागपुर पठार मध्य उच्च भूमि का भाग है। कौन सा? जो दामोदर नदी के द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार है, वहां पर दामोदर नदी अपवाहित होती है, तो मध्य उच्च भूमि का भाग है। वहीं छोटा नागपुर पठार, उसका विस्तार मुख्यतः झारखंड के रांची, हजारीबाग, संताल परगना, पलामू, धनबाद, सिंह भूमि जिले तथा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में स्थित है। मतलब छोटा नागपुर पठार कहां पर है? झारखंड और पश्चिम वाले इलाके में पाया जाता है। इस पठार में अगर देखा जाए विभिन्न ऊंचाई के पठारों का क्रम मिलता है, जिससे मध्य पश्चिमी भाग पर पाट भूमि स्थित है। किस पर? ये छोटा नागपुर पठार पे दोस्तों, गॉट इट? ठीक है, तो पाट भूमि स्थित है कहां पर? मध्य पश्चिमी भाग में।
जिसकी अधिकतम ऊंचाई है 1100 मीटर मिलती है। जो ऊंचाई है, हाइट है, वो अधिकतम 1100 मीटर है। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। छोटा नागपुर पठार के ढाल में तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं, अतः यह एक अग्र गंभीर है। मध्य उच्चभूमि क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल है, सिंधु, बेतवा तथा केर हैं, जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। कहाँ बहती है ये देख लो, वो ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, यानी साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, ऐसे इधर ऐसे करके दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। कौन सी नदियां? जो चंबल है, सिंधु है, बेतवा तथा केन है। ये चारों नदियां याद रखना, चंबल, सिंधु, बेतवा और केन। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। इस प्रकार ये नदियां इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। मालवा का पठार लगभग 530 किलोमीटर लंबा और 390 किलोमीटर चौड़ा है। अब मालवा पठार की बात करें तो 530 किलोमीटर तो लंबाई है उसकी, और चौड़ाई उसकी 390 किलोमीटर के आसपास है। चौड़ाई के साथ प्रायद्वीप के लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अवस्थित है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली से लगती है, याद रखना। तो जो मालवा का पठार है उसकी उत्तरी नॉर्थ वाली सीमा कहां पर है? अरावली, एवं दक्षिणी सीमा ही है साउथ वाली विंध्य श्रेणी से लगती है, और पूर्वी सीमा को बुंदेलखंड की सीमा निर्धारित की जाती है दोस्तों। तो पूर्वी सीमा बुंदेलखंड के द्वारा, जो बुंदेलखंड का पठार है उसके द्वारा, बुंदेलखंड पठार के द्वारा क्या है, निर्धारित की जाती है। समझ रहा है, ये बुंदेलखंड पठार के द्वारा। ये सारा एक्सप्लेनेशन है। अब बात करेंगे आगे क्या है। देखिए, ये मैप में पूरा आपको बता चुका हूँ, लद्दाख पठार से लेकर सारे पठारों की चर्चा में की है। ये छोटा नागपुर पठार झारखंड और वेस्ट बंगाल वाले इलाके में, थोड़ा बहुत उड़ीसा में ही पड़ जाता होगा। चलिए अब कुछ और बात करते हैं। देखो, दक्कन का पठार एक त्रिभुज के आकार का है। त्रिभुजकार कैसा है? त्रिभुजाकार भूभाग है। यहाँ देखो, ये ट्रायंगल इस तरीके से है। ठीक है, मैं मिटा दूं 1 मिनट, वैसे दिख रहा होगा आपको, डॉटेड लाइन है, एक बार मिटा देते हैं। चलो, सारी चीजें क्या है, ये जो लाइन है त्रिभुजाकार, ये वाली जो डॉट डॉटेड है, ये देख रहे हैं आप, ये इसी का परचम है। तो दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। कहां पर? नर्मदा नदी यहाँ बह रही है, उसके साउथ में स्थित है। इसके उत्तर में चौड़े आकार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है। तो इसके जो दक्कन का पठार है, इसके कहां पर? उत्तर में, नॉर्थ में, इधर वाले इलाके में दोस्तों। इसके आकार पर कैसी? सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा की श्रृंखला है, सतपुड़ा रेंज पाई जाती है। और इसी सतपुड़ा रेंज में क्या है, जबकि महादेव, कैमूर तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार को प्रदर्शित करती है। और इसी सतपुड़ा रेंज में अगर देखा जाए, सतपुड़ा रेंज के पार्ट हैं महादेव है, कैमूर और मैकाल श्रृंखला है, जो इसका पूर्वी हिस्सा यानी कि इसके ईस्टर्न पार्ट को दर्शाती हैं, एक्सप्लेन करती हैं। दक्कन ट्रैप में दोस्तों काली मृदा यानी कि ब्लैक सॉइल पाई जाती है, जिसका निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय व अपर्दन यानी कि वेदरिंग और स्टिंग के द्वारा हुआ है। किसके? अपक्षय के, अपर्दन, वेदरिंग के फलस्वरूप हुआ है। अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है, और यह बहुत अधिक खंडित व अपर्दित पहाड़ियां हैं। कौन सी? अरावली की। इन्हीं पहाड़ियों को रेसिडुअल पहाड़ियां भी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में पाया जाता है। इसे स्थानीय रूप से मेघालय पठार कहते हैं। मैंने अभी ऊपर चर्चा की थी, जो मैंने दिखाया था, अभी दिखाता हूँ कि जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, ये मेघालय पठार, ये प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। मालदा फॉल्ट के द्वारा ये अलग कर दिया गया था। तो जो स्थानीय रूप से मेघालय पठार, कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कछार पहाड़ी के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, कौन सा? ये प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में, जो मालदा गैप से अलग हो रखा है, वो पाया जाता है। इसे मेघालय पठार कहते हैं, या कार्बी एंगलोंग तथा उत्तर कछार पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह भ्रंशन यानी फॉल्ट के कारण, भ्रंशन का मतलब फॉल्ट के कारण, प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया था। मालदा गैप दोस्तों पश्चिमी बंगाल या मेघालय व कार्बी एंगलोंग पठार का छोटा नागपुर यानी कि जो एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। मेघालय पठार में 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं, गारो खासी और जयंतिया। भुवन पहाड़ियां इंपोर्टेंट है। भुवन पहाड़ियां, मिजो हिल्स, ये भाग है का भाग है, यानी कि जो भुवन पहाड़ियां पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो भुवन पहाड़ियां मिजो हिल्स का भाग है। और दंडकारण्य क्षेत्र जो है वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व महाराष्ट्र में विस्तृत है। पूछा जाए कि भाई दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ पर है? उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व महाराष्ट्र राज्य में विस्तृत है ये दंडकारण्य क्षेत्र। कौन सा पॉइंट? देखो, सारे इंपोर्टेंट थ्योरी है,
सबसे रिक्वेस्ट है ये लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा दोस्तों। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। गॉट इट। अब आपकी प्रैक्टिस कराते हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। देखो आपने सारी थ्योरी पढ़ी है कि एक चीज बताइए। अब बताइए भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ, यानी कि जो बैसाल्ट निर्मित लावा है उन शैलों का निर्माण कब हुआ? ऊपर बात हुई थी, ये हुआ था क्रिटेशियस युग में। कब? क्रिटेशियस युग में हुआ दोस्तों, देख सकते हो आप। देखो मैं दिखाता हूँ आंसर, ए इज योर आंसर, क्रिटेशियस युग में। चलिए बात करते हैं ऊपर और, ठीक है। देखो इसी में एक्सप्लेन करते हैं। कार्बोनिफेरस युग के दौरान दामोदर, याद रखना कार्बोनिफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी बेसिन में, ये सारी नदियां ज्यादातर प्रायद्वीप में है, ठीक है, या ये यहाँ से पाई जाती है प्रायद्वीप भारत में। दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। कब? कार्बोनिफेरस युग में। जबकि क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था। कब? क्रिटेशियस युग में। इसी काल में दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा उसके शैलों का निर्माण हुआ और दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में प्रारंभ हुआ था। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं। मेघालय का पठार भाग है प्रायद्वीपीय खंड का। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। यह भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया दोस्तों, इसके मालदा गैप के द्वारा। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, ये सेनोजोइक महाकल्प में। कहां पर? सेनोजोइक महाकल्प में। हिमालय तथा भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतों सिंधु और गंगा के मैदान के उत्तर का भाग का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प के हुआ है दोस्तों। हिमालय तथा भारत के अतिरिक्त जो प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण कहां पर? सेनोजोइक महाकल्प में। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? क्योंकि यह खनन उद्योग का विकास तथा यहाँ औद्योगिकरण के कारण ये धनबाद क्या है? घना यानी कि डेंसली बसा हुआ क्षेत्र है। धनबाद कोयला खनन और औद्योगिक संस्थापन के लिए जाना जाता है। धनबाद में दोस्तों लाल मिट्टी, याद रखना झारखंड में लाल मिट्टी यानी कि रेड सॉइल, लाल मिट्टी व्यापक क्षेत्र में पाई जाती है जो कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती है। कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि का पाया जाना जनसंख्या के संकेंद्रण का कारण नहीं हो सकता, ठीक है। तो खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण एक मेन रीजन हो सकता है जो कि इससे घना बसा माना जाएगा। नेक्स्ट बात करें। छोटा नागपुर पठार है, इंपोर्टेंट है, यह एक अग्र गंभीर है। छोटा नागपुर का पठार एक अग्र गंभीर कपाट है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू या पठार ये विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाटभूमि, मध्य पश्चिमी भाग पर पाटभूमि स्थित है जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार में ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाया जाता है, अतः यह एक अग्रगंभीर पार्ट है। दिए गए चित्र पर देखो क्या क्या एबीसीडी कहां पर है, ए बी सी डी, इस तरीके से देख सकते हो। देखो ए में तो रिफ्ट घाटी क्षेत्र दिख रहा है आपको, ठीक है। बी में क्या है? छत्तीसगढ़ मैदान देख रहे हैं क्या? नहीं। यस। सी पर छोटा नागपुर पठार है और डी पर वर्षा छाया क्षेत्र है, ये वाला इलाका। तो सी इज योर आंसर, ठीक है। आईएएस 1997 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? अभी बात हुई थी अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच में, यहाँ पर है दोस्तों मालवा का पठार। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली यानी कि नॉर्थ वाला अरावली एवं दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी से लगती है और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार, यहाँ पर अगर देखेंगे ईस्ट में कौन सा है? बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। कौन सा पठार? अरावली एवं विंध्य श्रेणी के बीच में है मालवा का पठार। अभी बात हुई मालवा का पठार बीच में है। गॉट इट। चलिए दंड का रण क्षेत्र की बात करेंगे। दंड का रण क्षेत्र अवस्थित है दोस्तों कहां पर? कलर चेंज करते हैं। यह छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और कंफ्यूज कर देते हैं। तो दंड का रण क्षेत्र जो भारत के मध्यवर्ती भाग में अवस्थित है, यह मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। देखो पीसीएस के मेंस 18 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कहां पर है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। दंड का रण क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? उपयुक्त में से एक नहीं या बहुत से अधिक है। देखो उड़ीसा, आंध्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना चारों में है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर है, ठीक है। दंड का रण भारत के किस भाग में स्थित है? मध्यवर्ती, किसमें? मिडिल में।
तो दंडकरण भारत के किस भाग में? मध्यवर्ती भाग में स्थित है। ये मैंने मैप में भी आपको दिखाया था। ठीक है। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? यह दोस्तों खड़गपुर पहाड़ियां। खड़गपुर पहाड़ियां जो है बिहार के निम्न हिस्सों में से क्या है? भूतात्विक दृष्टि से सबसे पुराना है। चाहे रोहतास पठार है, ये भी कहां पर है? बिहार में। ये पीसीएस यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। उत्तर पश्चिम पहाड़ियां भी हैं, उत्तर गंगा का मैदान, लेकिन ये खड़गपुर पहाड़ियां पुराना हिस्सा है। गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट बात करते हैं। तो खड़गपुर पहाड़ियां दोस्तों धारवाड़ क्रम की हैं, जबकि रोहतास पठार जो है विंध्यन क्रम का है। याद रखना, खड़गपुर पहाड़ियां कहाँ की हैं? ये धारवाड़ क्रम की है। और जो मैंने बताया था पहले भी, जो पहाड़ियां बनी हैं, जो क्रम आया था, पहले आर्कियन हुआ, आर्कियन के बाद धारवाड़, उसके बाद क्या हुआ? कोडप्पा हुआ, फिर विंध्यन हुआ, फिर गोंडवाना। ठीक है, समझ रहा? ये क्रम है पहाड़ियों का। तो धारवाड़ क्रम की है, जबकि रोहतास पठार विंध्यन क्रम का है। वहीं उत्तर पश्चिम जो पहाड़ियां हैं वो तृतीय क्रम की हैं, तथा उत्तर गंगा का मैदान नवीनतम है, जो नदियों के द्वारा लाई गई सेडिमेंट्स या डिपोजिट्स या जो जलोढ़ मिट्टी थी उसके द्वारा बना था। तो जो उत्तर गंगा का मैदान है वो कैसा इलाका है? वो नवीनतम है सारा। गवर्नमेंट क्या है? नवीनतम। निम्नलिखित में से कौन सा पठार, कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? कौन सा नहीं? देखो, भुवन पहाड़ियां मेघालय पठार का अंश नहीं है। गारो खासी जयंतियां हैं या भुवन पहाड़ियां नहीं है। भुवन पहाड़ियां मिजो हिल्स का भाग है। कहां पर? मिजो हिल्स का भाग है, जो पूर्वोत्तर हिमालय का एक अंग है। तो भुवन पहाड़ियां मिजो हिल्स का भाग है, जो पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट का हिमालय है उसका अंग है। जबकि गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां किसका? मेघालय पठार का भाग है। गारो खासी जयंतिया मेघालय पठार का भाग पड़ती है दोस्तों। गॉट इट? चलिए आगे बात करेंगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अलबामा हिल स्थित है दोस्तों। कहां पर? अलबामा हिल पे आते हैं, इंपोर्टेंट है। अलबामा हिल स्थित है कहां पर? देखो, अलबामा हिल बीजापुर अपलैंड के दक्षिण में, छत्तीसगढ़ में आया क्वेश्चन है, याद रखना। ये क्वेश्चन आ सकता है। तो बीजापुर अपलैंड के साउथ में, दक्षिण में स्थित है ये अलबामा हिल। अलबामा हिल दोस्तों बीजापुर अपलैंड के दक्षिण में स्थित है। अब बात करेंगे तटीय भाग की, कोस्टल एरिया की, जो भारत की तटरेखा है। यहां से हमेशा मैं देख रहा हूं एक क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, एनटीपीसी से लेके एसएससी हो, या फिर यूपी पीसीएस हो, या स्टेट पीसीएस है, उत्तराखंड है, बिहार पीसीएस है, आरपीएससी है, राजस्थान वाले हैं आरएएस वाले, या एमपी पीसीएस। तो भारत की तटरेखा क्योंकि इस समय काफी बढ़ चुकी है, क्योंकि काफी तटरेखा जो रेखा है उसकी लंबाई बढ़ चुकी है, वो काट सटके आने के बाद उसकी लंबाई तटरेखा की बढ़ चुकी है। इसलिए दोस्तों ये भाग पूछा जा रहा है, तटीय भाग पूछा जा रहा है। हो सकता है ये इसमें अपडेट नहीं हुई हो। तो तटरेखा की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या है देखिए, चलिए, अभी तटरेखा की लंबाई बढ़ चुकी है। देखो, मैं थोड़ा सा इसको बताने के बाद थोड़ा एक्शन में दिखाता हूं कि क्या है। चलिए नोट्स पर बात करते हैं। भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। फिलहाल ये पढ़ो, उसके बाद जो अभी नई अपडेट हुई है उस पर बात करेंगे। क्योंकि इस समय तटरेखा करीब 11,000 से 12,000 किलोमीटर हो चुकी है। 11,087 किलोमीटर हो चुकी है दोस्तों। याद रखना, मैं डेटा बताता हूँ। भारत की तटरेखा की लंबाई हो गई है 11,087। वहां पर गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है, करीब 1200 नहीं, बहुत ज्यादा हो गई, करीब 1900, 1800, 1900 के आसपास पहुंच चुकी है। ये बात करेंगे डिटेल में। गुजरात की बढ़ चुकी है, महाराष्ट्र की बढ़ी है, कर्नाटका, तमिलनाडु, सब आंध्रा वगैरह की बढ़ चुकी है। गॉट इट? तो भारत जो है तीन ओर से समुद्र से घिरा है, और भारत की तटरेखा की लंबाई अब 7,516 जो दिखा रहे हैं, ये बढ़ गई 11,087 किलोमीटर के आसपास। 11,087 किलोमीटर हो चुकी है। भारत की तटरेखा जो है पूर्व रेखा में, जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, कहां पर? दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर सहित मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरी हुई है। भारत की तटरेखा 9 राज्यों व 4 केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। याद रखना, ये क्वेश्चन आता है कि 9 राज्य, 9 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरी में ये सिचुएटेड है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कितने? 9 राज्यों में। देखते हैं, गुजरात में है दोस्तों, जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है गुजरात में है। गुजरात में कितनी है? गुजरात में है 1214। ये बढ़ चुकी है, हालांकि कितनी बड़ी है इसकी बात करेंगे अभी। गुजरात की कितनी है? महाराष्ट्र में है, गोवा में है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप, लक्षद्वीप, पांडिचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये कुल इसमें 11,087 होगी इस समय। ठीक है, 11,087 हो चुकी है। गॉट इट? नेक्स्ट बात करते हैं अब, क्या है, चलिए।
गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं केंद्रीय जल आयोग इसके सोर्स हैं, पूछा जाए तो, लेकिन अभी चेंज हो गई है, अभी इन्होंने अपडेट नहीं किया है। 26 जनवरी 2020 से दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली को विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि एक यूनियन टेरिटरी बना दिया। दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव कर दिया गया दोनों को। भारत की मुख्य भूमि से लगे हुए कुल तट की लंबाई 5422.6 किलोमीटर है, ये थोड़ा ज्यादा हो सकती है। मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई 2094 किलोमीटर है। वहीं भारत में दोस्तों क्या है, भारत में राज्यों में देखा जाए तो राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है तथा सर्वाधिक छोटी तटरेखा गोवा राज्य की है। किसकी? गोवा राज्य की सर्वाधिक छोटी तटरेखा है। अब भारत के तटीय राज्यों पर चर्चा करते हैं, कौन कौन से, ये मैं एक बार मैप में आपको दिखाता हूँ। देखिए, देखो तटीय राज्यों में देखें तो इधर से देखेंगे पश्चिम में गुजरात पड़ता है, महाराष्ट्र का जंजीरा ये पोर्ट है, गोवा कर्नाटक ये दोनों है, कर्नाटक उडुपी पोर्ट है, गालागुंडन पुलिन गोवा में है, ये उडुपी है। केरल पड़ता है दोस्तों इधर, ठीक है, देख लेना। और ये तूतीकोरन कन्याकुमारी ये सब तमिलनाडु में है, केरल इधर है। और ये तमिलनाडु हो गया, मरीना बीच है तमिलनाडु में, ओरेविले हो गया, चेन्नई एन्नौर ये तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश हो गया एक, उड़ीसा स्टेट है, विशाखापत्तनम यहीं पर है, गोपालपुर ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, गोपालपुर पुलिन है, ठीक है, पारादीप यहीं उड़ीसा में, हल्दिया दीघा पुलिन ये कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में हो गया, कोलकाता इधर है, पश्चिम बंगाल। तो ये 9 राज्य हो गए, पश्चिम बंगाल 1, ये 2, ये 3, ये तमिलनाडु 4, केरल 5, कर्नाटक 6, गोवा 7 और ये महाराष्ट्र 8 और गुजरात 9। ये 9 स्टेट हो गए जो आपकी कोस्टल रेखा बनाते हैं। गॉट इट? बात करें अब आगे, अंतः स्थल से, जो अंतः स्थल है, अंतः स्थल से सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली सीधी रेखा का आधार रेखा कहते हैं। जो अंतः स्थल है उससे सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली सीधी रेखा को आधार रेखा कहते हैं। किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। वहीं क्षेत्रीय सागर जो टेरिटोरियल सी है, इसकी दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जो सामान्यतः 12 समुद्री मील तक होती है। इस क्षेत्र का उपयोग भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। समीपस्थ मंडल जो कंटिग्यूअस जोन का विस्तार दोस्तों आधार रेखा से, किससे? आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक होता है। इस क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। किसी भी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आधार रेखा से कितना होता है? 200 समुद्री मील तक होता है। याद रखना, अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक होता है। इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट मिली हुई है। इस क्षेत्र में भारत को जो वैज्ञानिक अनुसंधान है उसकी छूट मिली है, यानी कि वो छूट मिली हुई है। यहाँ पर वो जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये आता हुआ क्वेश्चन है, कई बार आया है। यहाँ पर इंडिया की जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो इस क्षेत्र में जाकर रिसर्च कर सकते हैं। ये वाला इलाका है अनन्य आर्थिक मंडल दोस्तों, ठीक है। देखो ये क्षेत्रीय सागर है, देखो ये आंतरिक जल है, ये आधार रेखा है, ये आधार रेखा है, ये आंतरिक जल है और ये क्षेत्रीय सागर है, ये इसका समीपस्थ मंडल है और ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स तक होती है, अनन्य आर्थिक मंडल। गॉट इट? चलिए आगे बात करते हैं। स्थलीय भाग एवं आधार रेखा को सागरीय क्या कहते हैं? स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य सागरीय जल को आंतरिक जल कहते हैं, यानी कि इंटरनल वाटर कहते हैं। जो स्थलीय भाग है और जो आधार रेखा है उसके मध्य में जो सागरीय जल पाया जाता है उसको दोस्तों आंतरिक जल या इंटरनल वाटर की संज्ञा दी गई है। गॉट इट? ये क्वेश्चन EZ 12 नॉटिकल माइल और ये 24 नॉटिकल माइल या 200 नॉटिकल माइल, ये टेरिटोरियल जो एक्सटेंशन है, ये सब आपके एग्जाम्स में मैचिंग में आया है और आ चुका है दोस्तों। गॉट इट? चलिए आगे बात करेंगे क्या है। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे, यानी कि आपके प्रश्न गोष्ठ पे आते हैं, क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं क्या है। चलिए, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? यह चेन्नई वाले सरफेस एरिया से, चेन्नई का जो औसत समुद्र तल है वहां से जो है उसी तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है। भारत का औसत समुद्र तल चेन्नई तट से नापा जाता है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है, मैंने अभी बात की थी, तो भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है तट से 12 समुद्री मील तक। कहां तक? तट से 12 समुद्री मील तक पाया जाता है। किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र का क्षेत्रीय सागर कहा जाता है।
क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जो सामान्यतः 12 समुद्री मील तक होती है। ठीक है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई दोस्तों अब बढ़ चुकी है, 7,500 से ज्यादा है, करीब 11,078 या 11,087 के आसपास हो गया, 11,087 किलोमीटर। ठीक है, नया आंकड़ा आया हुआ है। भारत की तटरेखा दोस्तों देख सकते हो, ये पुरानी लंबाइयां हैं। इसकी बात करेंगे नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, यहाँ देख लेना, क्योंकि यहाँ पे करीब 11,000 हो चुकी है। और निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा की सबसे लंबाई ज्यादा है? गुजरात। ये क्रोनोलॉजी में पूछ सकते हैं, गुजरात की है, फिर इसके बाद इसमें आंध्र प्रदेश की है, फिर शायद केरला की है, फिर महाराष्ट्र की, ऐसे है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, चलो आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, ये देख लेना ऊपर, अभी इसमें बात करेंगे। भारत के किस राज्य की समुद्री तट सबसे लंबा है? यह है किसका है? गुजरात का। ऊपर बात हुई थी। निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? ये गुजरात है दोस्तों। रिपीटेशन देखो क्वेश्चन का, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, देखो उत्तराखंड, ये सब कितनी बार पीसीएस साथ में, और ये आया हुआ क्वेश्चन है। भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे? मैंने बात की थी करीब 9 राज्य, 9 राज्य और 4 यूनियन टेरिटरी आपके तटरेखा से लगे हुए हैं, ये बात हुई थी। नेक्स्ट बात करने वाले अपन, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक है, ये किसका है? हिंद महासागर। रत्नाकर नाम हिंद महासागर को दिया गया है। तो प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक साक्ष्यों में हिंद महासागर को रत्नाकर यानी कि ज्वेल ऑफ माइन से संबंधित किया गया है। देखो आईएएस 1994 का क्वेश्चन है। ठीक, बात करते हैं, सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है कहां पर? लहरों से। याद पूछें किसके द्वारा? सर्वाधिक अगर तटीय कोस्टल का जो इरोजन होता है, अपरदन होता है, वो किससे होता है? लहरों से। तटीय अपरदन में समुद्री लहरें दोस्तों नंबर 1 पर है, याद रखना। फिर ज्वार भाटा नंबर 2, जो धाराएं नंबर 3, सुनामी लहरें 4, तथा मानवीय क्रियाकलापों आदि की प्रमुख भूमिका होती है। इनमें से सर्वाधिक तटीय अपरदन लहरों द्वारा होता है, क्योंकि ऑल टाइम ये होता रहता है। तो सर्वाधिक तटीय अपरदन लहरों से होता है। अब बात करेंगे पूर्वी एवं पश्चिमी तट की दोस्तों, ये इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। पूर्वी एवं पश्चिमी तट की पहले थ्योरी पे चर्चा करेंगे, उसके बाद बात आगे बढ़ाएंगे। चलिए बात करते हैं क्या है। भू आकृतिक आधार पर भारत के तटीय मैदान को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1 गुजरात या काठियावाड़ तटीय मैदान, नंबर 2 पश्चिमी तटीय मैदान, नंबर 3 पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, तो भू आकृतिक आधार पर जो तटीय मैदान है उन्होंने 3 भागों में बांटा है, गुजरात का या काठियावाड़ जो तटीय मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान या पूर्वी तटीय मैदान। अब गुजरात तटीय मैदान गुजरात एवं दादरा नगर हवेली और दमन दीव के तटीय भागों में विस्तृत है। याद रखना, गुजरात में कौन कौन? गुजरात भी है, दादरा नगर हवेली और दमन दीव वाला भी भाग आता है। यह साबरमती, माही आदि नदियों के जलोढ़ निक्षेप से निर्मित है। किससे? जो डिपोजिट लेके आए हैं, जो जलोढ़ निक्षेप आए हैं, कौन से? जो सेडिमेंट्स आए हैं दोस्तों, एल्यूवल डिपोजिट हैं। एल्यूवल मतलब जलोढ़ वाले, उन्हीं निक्षेप से निर्मित हुआ है, जो साबरमती, माही आदि नदियों ने लाया है। इसके दक्षिण में अरब सागर एवं इसके पश्चिम में काठियावाड़ प्रायद्वीप है दोस्तों। ऐसे करके देखो, इसके दक्षिण यानी कि यहाँ पर क्या है? अरब सागर है, पश्चिम में क्या है? काठियावाड़ प्रायद्वीप पड़ता है दोस्तों। ठीक है, भारत का पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। तो भारत का जो पश्चिमी तट है, सॉरी गाइस, पश्चिमी तट पश्चिमी घाट एवं अरब सागर के बीच में स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस तट को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कितने? 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से भाग है? तट के उत्तरी भाग को, अब ऐसे करके देखो, ये तट है इस तरीके से ना, ऐसे, एक मिनट भैया, एक ऐसे करके, ये तट है, ऐसे कर लो, ये तट है। इसका जो उत्तरी भाग है, ये नॉर्थ वाला इलाका मानते हैं। इसके उत्तरी भाग को कोंकण तट, यानी जो महाराष्ट्र और गोवा वाले इलाके को कवर करता है, ये क्या गया? कोंकण तट कहलाएगा। कोंकण महाराष्ट्र और गोवा में पड़ता है। तो जो उत्तरी भाग को कोंकण तट, जो कि महाराष्ट्र तथा गोवा में पड़ता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये मैप सहित थोड़ा मैप रेड में करते हैं, क्योंकि दिख नहीं रहा होगा आपको। क्योंकि भाई ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तरी भाग को मालाबार कहते हैं या कोंकण कहते हैं या सह्याद्री कहते हैं, तो ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो नॉर्थ में ये है कोंकण तट, और महाराष्ट्र और गोवा में पड़ता है। मध्य भाग को कर्नाटक तट, तो जो मध्य वाला इलाका है, ये वाला, इसको कर्नाटक तट या कनारा तट या कर्नाटक तट की संज्ञा दी गई है। वहीं दक्षिणी भाग, ये जो साउथ वाला इलाका है, इसको दोस्तों मालाबार तट कहा जाता है। क्या? मालाबार तट कहा जाता है। कनारा तट गोवा से मैंगलोर तक, जो कनारा तट है, किसकी बात हो रही है?
कनारा या कर्नाटक तट की दोस्तों। तो ये जो मिडिल वाले की बात हो रही है, ये कर्नाटक जो है, मलाबार तट जो है, सॉरी, कनारा तट जो है, ये गोवा से लेकर मैंगलोर यानी कर्नाटक तक, गोवा से कहां तक, मैंगलोर के मध्य। जबकि मालाबार तट की बात करें, ये वाला जो तट है मालाबार, ये मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी, यानी इस मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत है। ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा, आप कंफ्यूज रहेंगे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। उत्तरी भाग को कोकर तट कहते हैं, और कोकर तट महाराष्ट्र और गोवा में है। मध्य भाग को कर्नाटक या कर्नाटक कनारा तट कहते हैं, जो कर्नाटक में है। दक्षिणी भाग को, साउथ वाले को मालाबार तट कहते हैं, जो कनारा तट से गोवा से जो दिखाया जाएगा, कनारा तट गोवा से मैंगलोर के मध्य, कहां से, गोवा से मैंगलोर के मध्य। मालाबार तट मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत है दोस्तों। ठीक है। बात करें पूर्वी तटीय मैदानों की, बात करें, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टाओं द्वारा निर्मित होने के कारण बड़ा उपजाऊ है। क्या है, जो पूर्वी मैदान है, समझ रहे हैं, जो पूर्वी तटीय मैदान है, ये पूर्वी वाला इलाका है, मैं ईस्टर्न की बात कर रहा हूं। वो पूर्वी तटीय मैदान महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा, वहां पर डेल्टा बनते हैं, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में जाकर नदियां गिरती हैं, ये है बे ऑफ बंगाल। तो वहां डेल्टाओं द्वारा निर्मित होने के कारण बड़ा उपजाऊ है। इसमें महानदी एवं कृष्णा नदियों के बीच के मैदान को याद रखना। महानदी और कृष्णा नदियों के बीच, एक मिनट, महानदी, इसको मिटाई देता हूं, महानदी और कृष्णा नदी, महानदी और कृष्णा नदियों के बीच के मैदान को क्या कहते हैं, उत्तरी सागर। महानदी और कृष्णा नदी के बीच के मैदान को नर्दन सरकार तट या उत्तरी सागर तट कहा जाता है। इसको उत्तरी सागर तट यानी कि महानदी और कृष्णा नदियों के बीच के तट को। ठीक है। वहीं कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिण प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फॉल्स डेवी बिंदु, जो कृष्णा डेल्टा के पास है, वहां से तमिलनाडु, जो तमिलनाडु पड़ता है, उसके कैप कमोरिन कन्याकुमारी तक है। समझ रहे आप। जो कोरोमंडल तट है, उसका विस्तार कहां पर है, भारत के दक्षिण प्रायद्वीप, यानी कि जो भारत का दक्षिणी प्रायद्वीप इलाका है, साउथ वाला इलाका है, उसके दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट वाले इलाके से लेकर कहां तक है, आंध्र प्रदेश के फॉल्स डेवी बिंदु जो पड़ता है कृष्णा डेल्टा के पास, वहां से तमिलनाडु जो है, यहाँ पर तमिलनाडु के कैप कमोरिन जो कन्याकुमारी में स्थित है, वहां तक है दोस्तों। बात करें कोरोमंडल तट की, कोरोमंडल तट कृष्णा एवं कावेरी नदियों के मध्य अवस्थित है। किसके, कृष्णा और कावेरी नदियों के मध्य पाया जाता है कोरोमंडल तट। ठीक है। महानदी डेल्टा क्षेत्र उत्कल मैदान कहलाता है। तो जो महानदी डेल्टा के द्वारा बनाए गए क्षेत्र हैं, वो उत्कल मैदान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्कल मैदान कहलाते हैं, उत्कल मैदान। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह में दोस्तों देखें तो क्या है, मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है, कांडला गुजरात में है, मुर्मुगांव गोवा में, जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र में, जंजीरा महाराष्ट्र में, उडुपी कर्नाटक में, कोचीन केरल में, व न्यू मैंगलोर कर्नाटक में पाया जाता है। वहीं भारत के पूर्वी तट की बात करें, भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाहों की बात करें, जो प्रमुख पोर्ट है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, हल्दिया पश्चिम बंगाल में, पारादीप उड़ीसा में, एन्नौर तमिलनाडु में, एवं न्यू तूतीकोरन तमिलनाडु आदि में पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि भाई कौन से बंदरगाह प्राचीन है और कौन से कैसे आर्टिफिशियल है, यानी कि जो मानव निर्मित है। इसकी भी चर्चा डिटेल में करेंगे। ठीक है। तो ये सारे आपने पोर्ट्स देखे, आपने उत्तरी और पूर्वी और पश्चिमी तट के बारे में डिटेल से चर्चा की। चलिए आगे बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पे क्या है। चलिए आओ, चलो भारतवर्ष के पश्चिमी तटीय, जो पश्चिम है, पश्चिम तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार करना है। कौन कौन से पश्चिमी तट है दोस्तों। आपको उत्तर से दक्षिण इन नगरों का सही क्रम, समझो क्वेश्चन का लेवल, नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण लगाने दोस्तों। देखो बात करें तो क्या है, सबसे पहले जंजीरा है, महाराष्ट्र में पड़ेगा। उसके बाद सिंधुदुर्ग, ये भी महाराष्ट्र में पड़ेगा, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में, लेकिन जंजीरा ऊपर है, सिंधुदुर्ग नीचे है, जंजीरा ऊपर और सिंधुदुर्ग नीचे। उसके बाद आ गया कन्नूर, कन्नूर कहां पर पड़ेगा बताइए, और नागरकोइल, नागरकोइल कौन सा, नागरकोइल, कन्नूर, उसके बाद नागरकोइल, यानी ये क्रम होगा 1 4 2 3 इज योर आंसर। देखो पश्चिमी तट पर स्थित नगरों का उत्तर से दक्षिण में देखा, जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में है, कन्नूर केरल के कन्नूर जिले में है, और नागरकोइल तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में। याद रखना ये क्वेश्चन यूपीयूडे एलडी में आया हुआ है, ये कभी भी वापस आ सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, देखो दोबारा, आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क भाग से ही मिल जाएंगे। ठीक है, ये आईएएस का क्वेश्चन है, देख लेना। तो ये बात कर रहे हैं किसके, तमिलनाडु तट पर।
ठीक है, उसकी बात करें, दुर्ग, सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सोनी सड़कें। तरंगमबाड़ी जो है डेनमार्क से संबंधित था, उसी तट की बात हो रही है। जो तमिलनाडु तट पर अवस्थित तरंगमबाड़ी था, जो डेनमार्क से रिलेटेड है, वो विख्यात है। वहां पर न्यू जेरूसलम चर्च है, जिरवेन चर्चवादी, ठीक है। तो जो डेनमार्क निवासियों ने बनाई थी, ये उनकी चर्चा हो रही है। न्यू जेरूसलम चर्च था, जिरवेन चर्च था, ये प्रमुख इमारतें हैं। डेनमार्क निवासी यहाँ 1620 ईस्वी में आए और 1845 ईस्वी में डेनमार्क ने यह बस्ती अंग्रेजों को बेच दी। ये मानचित्र पर ध्यान देना है। देखो इंटरनल वाटर है, आंतरिक जल की बात हो रही है, ये वाला इलाका, ये वाले इलाके हैं। टेरिटोरियल हो गया, फिर ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इस तरीके से ये बटे हुए, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखो क्या है ये, भारत के तटीय क्षेत्र पर ये भाग घोषित या डिक्लेयर है। ये दोस्तों अंतरजलीय उच्चावच रेखाएं सारी, कौन कौन सी, इस पर बात करेंगे। क्या है ये, प्रस्तुत मानचित्र में भारत के तटीय क्षेत्रों समेत सागर की गहराई को प्रदर्शित करने वाली अंतरजलीय उच्चावच रेखाओं का चिन्हांकन किया गया है, जो क्रमशः तट से सागरीय नितल की ओर उनकी गहराई को प्रदर्शित करती है। इस आधार पर सागरीय क्षेत्र में 4 प्रमुख उच्चावच मंडल पाए जाते हैं, जो कि महाद्वीपीय किनारे से सागर की गहराई की ओर क्रमशः कौन कौन से, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहरा सागरीय मैदान तथा सागरीय गर्त पाए जाते हैं दोस्तों। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतवर्ष उसके निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि इनमें से कौन सा पश्चिमी तट पर अवस्थित है, यानी कि कौन सा वेस्टर्न में अवस्थित है। देखो जंजीरा महाराष्ट्र में है और उडुपी कहां पर है, ये उडुपी आपका कर्नाटक में पड़ता है दोस्तों। ये दोनों ही कहां पर है, पश्चिमी तट पर है। तो आंसर इज 1 और 2। ओरेविले और तूतीकोरन कहां पर है, ये तमिलनाडु में है, ये पूर्वी तट में पड़ते हैं, ईस्टर्न वाले इलाके में, समझ रहे हैं, तमिलनाडु और पडिचेरी में। जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है, ये क्या है, पोर्ट है दोस्तों। और उडुपी कर्नाटक के उडुपी जिले पे है। ओरोविले तमिलनाडु और पुडुचेरी की सीमा पर कोरोमंडल तट पर पुडुचेरी में है। इस नगर का अधिकांश भाग तमिलनाडु में तथा कुछ भाग पुडुचेरी में पाया जाता है। तूतीकोरन तमिलनाडु के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित है। अतः स्पष्ट है कि जंजीरा और उडुपी ही पश्चिमी तट पर अवस्थित है, इसलिए विकल्प ए सही उत्तर हो गया। गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताइए। देखो दीघा कहां पर है, पश्चिम बंगाल में, गोपालपुर उड़ीसा में। ये सागर पुलिन राज्य है। दीघा पश्चिम बंगाल में पड़ता है, गोपालपुर उड़ीसा में पड़ता है, और कलांगुट गोवा में, मरीना तमिलनाडु में। दोस्तों आंसर देख सकते हो आप, क्या है इसका, ठीक है। दीघा हो गया, कौन सा आंसर है इसका, देखो बी इज योर आंसर, बी वाला। दीघा पश्चिम बंगाल में, गोपालपुर उड़ीसा, कलांगुट कहां पर है, गोवा में हो गया, मरीना तमिलनाडु में हो गया। गॉट इट। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है दोस्तों, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिण प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फाल्स देवी बिंदु, जो कृष्णा डेल्टा के पास से लेकर तमिलनाडु के कैप कमोरन कन्याकुमारी तक है दोस्तों। तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है, तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है कोरोमंडल तट दोस्तों। क्या कहलाता है, कोरोमंडल तट कहलाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन सा कृष्णा डेल्टा एवं कैप कमोरन के मध्य स्थित है, यह है कोरोमंडल तट। निम्नलिखित में से किसे कैप कमोरन के नाम से भी जाना जाता है, यह है कन्याकुमारी। किसे, कन्याकुमारी, इसको इसके नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है, अभी बात हुई थी कोकड़ मैदान दोस्तों। कोकड़ मैदान के नाम से जाना जाता है उन्हें, कोकड़ वाला, जो महाराष्ट्र और गोवा में पड़ता है। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये दोस्तों कोकड़, अभी बात हुई कोकड़। तो भारत का पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण है दोस्तों। कैसा संकीर्ण है, कैसा है, संकीर्ण है। और इसके उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, इसके उत्तरी भाग को कोकड़ तट और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं। संकीर्ण तो जरूर है, और दक्षिणी भाग मालाबार तट कहलाता है। जबकि पूर्वी तटीय मैदान जो है, कौन सा, पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तट तथा दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है, जो पूर्व वाले इलाके में पड़ते हैं दोस्तों। ठीक है, ये बहुत ही इंपोर्टेंट आपके तटीय मैदान उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर और उसकी थ्योरी थी उसकी डिटेल चर्चा की दोस्तों। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों द्वीप समूह
या बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह जो आइलैंड्स है उसकी चर्चा करेंगे। अभी यहाँ तक आप देख चुके हो, बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट कंटेंट है। एक एक चीज वही है जो एग्जाम्स में आपको देखने को मिलती है। बस प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि मल्टीपल रिवीजन ना होने की वजह से, आपकी प्रैक्टिस ना होने की वजह से ये चीजें आपके एक्यूरेसी से बाहर चली जाती हैं और वो गलत हो जाती हैं, जिससे एग्जाम में आपको क्या है परेशानी का लुत्फ उठाना पड़ता है। इसलिए रिक्वेस्ट सबसे यही है, मल्टीपल रिवीजन ही अनुसार ओनली द की टू सक्सेस। सो इसलिए ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें, मल्टीपल प्रैक्टिस करें, नोट्स बनाएं और अपना आगे का काम अच्छे से करें और जल्दी से जल्दी सफलता पाएं। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी आएंगे और इसकी चर्चा करेंगे। और हाँ, हम जल्दी इंग्लिश में भी शुरू करने वाले हैं दोस्तों। साइंस, जनरल साइंस की कुछ टॉपिक्स जनरल साइंस को बताएंगे और वहीं पॉलिटी का हमारी जो सीरीज चली है उसके भी नए वीडियोस और नई चैप्टर्स हम और मॉडर्न हिस्ट्री को भी लेकर हम इंग्लिश में आने वाले हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद दोस्तों। बने रहिए, लगातार देखते रहिए। गुड लक टू ऑल ऑफ यू।